Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon, beta. Students, you can mark your attendance in the chat box. क्लास लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक केस स्टडी दी थी और हम लोगों ने बात करी थी जो एथिक्स होते हैं, एथिकल वैल्यूज होती हैं और कोड ऑफ कंडक्ट होता है फॉर दी ऑडिटर्स, थ्रेड्स होते हैं। इसी पे बेस हमारी जो केस स्टडीज थी उसी पे बेस है। कोड ऑफ कंडक्ट की कंडक्ट हम लोगों ने हम लोग जो 5 थ्रेड्स थे एज पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट फॉर अकाउंटेंट्स, जो 5 थ्रेड्स थे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। जल्दी से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी एंड इंटिमिडेशन थ्रेड्स थे। इसके बाद हम लोगों ने जो हमारा केस स्टडी था वो बेस था प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द ऑडिटर्स। तो हम लोगों ने बात करी थी, जैसे हम लोगों के स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है ना, 4 कोड ऑफ कंडक्ट है प्रोफेशनल एथिक्स। अगर हम लोग ऑडिटर की बात करते हैं एज पर चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949, इसमें अगर हम लोग प्रोफेशनल बिहेवियर और ऐड कर देते हैं तो वो नॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट हो जाते हैं किसी भी और फर्दर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी और एम्प्लॉय के लिए। बट अगर हम लोग ऑडिटर्स की बात कर रहे हैं तो प्रोफेशनल बिहेवियर के अलावा बाकी जो 4 होते हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट में दिए जाते हैं प्रोफेशनल एथिक्स में। और अगर इन अदर टर्म्स में अगर हम लोग बात करेंगे, किसी इन जर्नल अगर बात करेंगे तो इन जर्नल इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉम्पिटेंसी एंड फिफ्थ और ऐड हो जाता है विच इज नोन एज प्रोफेशनल बिहेवियर। बिकॉज जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं तो वहां पर हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर, हमारे एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो वो प्रोफेशनल बिहेवियर वाला पार्ट प्रोफेशनल एथिक्स में और ऐड कर दिया जाता है। फाइन, ये तो जस्ट एन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी क्लास। आज हम लोग सेकेंड केस स्टडी लेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं कंपनी, यहाँ पर कंपनी है, इट इज ऑल्ट कंपनी, एयरटी कंपनी मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स टॉयज। ओके, टॉय बनाने वाली कंपनी टू द होलसेल मार्केट, होलसेलर मार्केट के लिए टॉयज बनाती है। कस्टमर ओरिएंटेड इनका काम नहीं है, कस्टमर को डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ठीक है। It has prepared its financial statement for the financial year 2018 and 19 के लिए इन्होंने अपने financial statements prepare किए हैं। financial year इनका 18-19 है। You are an audit assistant with RMT and company। हमारी कंपनी है, हम ऑडिटिंग फर्म है और हमारी कंपनी का नाम है RMT कंपनी। ओके क्लास, तो फाइनली अभी हम सब लोग एक एज एन ऑडिटर काम कर रहे हैं। अब हमारा माइंडसेट उसी हिसाब से चलना चाहिए। जब भी हम कोई केस स्टडी सॉल्व करते हैं ना तो प्रैक्टिकलिटी में हमें तुरंत वो एक तो ना एक डे ड्रीमर की तरह तुरंत सारी जितनी एट्रीब्यूट्स होते हैं ना वो कहा जाए कि उसको सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए, थॉट प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे एक कंपनी की बात करी गई, एएलटीएन कंपनी है, मैन्युफैक्चर करती है, टॉयज बनाती है। अपने माइंड में हमें तुरंत जल्दी जल्दी से उसको अलग अलग फीचर्स जो नहीं होते हैं, जो जैसे पिक्चर जनरेट करते हैं वैसे जनरेट करना चाहिए, ठीक है। होलसेल मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेकेंड थिंग बोली जा रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19 है जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें। ओके, आरएमटीएन कंपनी क्या है? दूसरी कंपनी है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है और जो इनका काम है ऑडिटिंग करना, ठीक। इन न्यू दिल्ली बेस है एंड यू हैव बीन असाइन्ड द करंट लायबिलिटीज बैलेंस इन द ऑडिट वर्क प्लान। तो हमें काम क्या करना है? ऑडिट वर्क प्लान में हमें करंट लायबिलिटीज के बैलेंसेस को जस्टिफाई करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है यू हैव कैलकुलेटेड दैट पेबल्स पेमेंट, जो बिल्स पेबल हैं उनका टाइम पीरियड दिया गया है विच इज 66 डेज फॉर द एंडिंग ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। और इन्होंने बता दिया है हमें कि 45 डेज जो हैं उसके 45 डेज फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के हैं। ओके, 45 डेज हमारे पिछले ईयर के हैं। And have asked the director of airline company to provide an explanation as to the increase in days। और जो ऑडिटर हैं उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगा है जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी,
यानी मैनेजमेंट से एक एप्लीकेशन के थ्रू रिटर्न में ये मांगा है कि भाई आपके ये जो डेज एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गए हैं, 66 माइनस 45 करेंगे तो जितने एक्स्ट्रा डेज ये हमारे इंक्रीज हो गए, ये भाई क्यों इंक्रीज हो गए हैं, आप हमें इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। क्योंकि हमारा जो टाइम जोन है, जिस टाइम में हम जिस फाइनेंशियल ईयर की हम असेसमेंट कर रहे हैं, ऑडिटिंग कर रहे हैं, वो इससे पहले के हैं 45 डेज। ओके, थर्ड पॉइंट बताया जा रहा हमें, एयरटेल कंपनी रिसीव्स मंथली स्टेटमेंट फ्रॉम इट्स मेन सप्लायर्स एंड परफॉर्म रेगुलर सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलेशंस। ओके, यानी इनको रेगुलरली स्टेटमेंट्स मिलते रहते हैं जो भी इनके सप्लायर्स हैं उनसे, और ये उनका रिकंसिलेशन भी करते रहते हैं, चेक भी करते रहते हैं, उसको वेरीफाई भी करते रहते हैं मंथली वाइज बेसिस। ठीक है, दिस इज द थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट, अब हमें कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं, यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ और इंफॉर्मेशन दी है। देयर वर इनकंसिस्टेंसी नोटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, कुछ इनकंसिस्टेंसी है जो ऑडिटर को मिली है, जो उनके वर्क ऑडिट में जो उनको दिखा है उन्होंने कि कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, कुछ वेरिएशंस है। तो जो वेरिएशंस उनको दिख रहे हैं वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्या वेरिएशंस नोटेड है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि ये टॉय बनाने वाली कंपनी है, तो इनके टॉयज किस कैटेगरी के, डिजिटल टॉयज, एनालॉग टॉयज एंड हाइब्रिड टॉयज। ठीक है, तो इन्होंने 3 कैटेगरी के बना दिए हैं हमें टॉयज हैं। बैलेंसेस, 2 बैलेंसेस हैं जिनमें डिफरेंशिएशन हो रहा है। बैलेंस पर परचेज लेजर, जब इन्होंने परचेजिंग करी है, ठीक है, और बैलेंसेस पर सप्लायर स्टेटमेंट। ठीक है, जब इन्होंने परचेज करी है यानी एएलटी कंपनी में, तब उनके जो बैलेंसेस लेजर जो उनका दिखा रहा है, सबसे पहले स्टार्टिंग में बुक्स बनती हैं, सेकेंड फिर बनते हैं जर्नल एंट्रीज होती है जिसको डेबिट एंड क्रेडिट करके, नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, परचेज अकाउंट, इस तरीके से एंट्रीज बनती है। तो यानी सबसे पहले बुक्स बनी, फिर उसके बाद एंट्रीज बनी, उसके बाद होता है लेजर। ठीक है, इसके बाद लेजर फोलियो बनते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं लेजर के बैलेंसेस की बात करी जा रही है। ठीक है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल अकाउंट्स है उनके लेजर बनते हैं। तो इन्होंने बोला है जो डिजिटल टॉयज का लेजर है वो ये कह रहा है कि इतना अमाउंट है, और जो सप्लायर का स्टेटमेंट आ रहा है वो उसमें डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा ज्यादा है। एनालॉग टॉयज के साथ भी ऐसा ही है और हाइब्रिड टॉयज के साथ भी ऐसा ही है। तो ये जो इन डिस्क्रिपेंसीज हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग, और इनको इन्फॉर्मेशन दी है विच इज डिजिटल टॉयज के बारे में इन्फॉर्मेशन है। एएलटी कंपनी हैज अ क्रेडिट एग्रीमेंट विद डिजिटल टॉयज, ओके, under which it receives goods 14 days before supplier raises the invoice. Okay, इनके साथ जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग इनको, जब इनका इनवॉइस जनरेट होता है, इनवॉइस पहले जनरेट होता है उसके बाद में ऑर्डर्स किए जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बोल रहे हैं कि जो इनवॉइस जनरेट होता है उसके प्री और 2 वीक्स पहले यानी 14 डेज बिफोर ही सप्लाईज आ जाती हैं डिजिटल टॉयज की। ओके, जिसकी वजह से इन्होंने बोला है रिसीव्स गुड्स वर्थ ₹75,809 ऑन 18 मार्च 2019। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई क्योंकि इनके साथ एक इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, क्रेडिट एग्रीमेंट, यानी इनको क्रेडिट पे टॉयज रिसीव हो जाते हैं और इनका इनवॉइस बाद में जनरेट होता है। और तो इन्होंने बोल दिया इसकी वजह से भी एक डिफरेंस आ रहा है, और ये डिफरेंस इन्होंने अमाउंट भी हमें बता दिया है। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है फॉर विच द इनवॉइस वाज रिसीव्ड शॉर्टली आफ्टर द ईयर एंड, और जिसकी वजह से जब हमारा ईयर एंड हो रहा है, क्योंकि 3 मार्च को उन्होंने बोला है और रिसीव हुआ है, गुड्स रिसीव हुआ, और क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन है तो उन्होंने बोला जब हमारा ईयर एंड हो गया उसके बाद हमें इनवॉइस जनरेट हुई। ओके, ALT company entered the transaction into its accounting records at the date on invoice। तो जो ALT कंपनी है वो अपना ट्रांजैक्शन इनवॉइस के डेट के हिसाब से कर रही है, बट जो सप्लायर कंपनी है जो सप्लाई कर रही है उन्होंने तो पहले दे दिया, तो उनके इनवॉइस और इनके इनवॉइस में ये डिफरेंस आ रहा है, और इनके इनवॉइस के साथ साथ प्रोडक्ट में भी डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि डिजिटल टॉयज आपके पास एक्स्ट्रा पहले आ गए हैं, तो अमाउंट में भी यही डिफरेंस आ रहा है। ओके, ये डिजिटल टॉयज की इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। नेक्स्ट एनालॉग टॉयज की क्या इंफॉर्मेशन है,
द डिफरेंस ऑन द बैलेंस हैज स्टिल टू बी इन्वेस्टिगेटेड। ओके, इन्होंने बोला है जो एनालॉग टॉयज हैं उनकी जो डिफरेंशिएशन आ रहा है, जो उसमें डिफरेंस है वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में है, अभी हमें उसके रीजंस नहीं पता। ओके, थर्ड इनका हाइब्रिड टॉयज है। ऑल्ट कंपनी फाइनेंस डायरेक्टर हैज इन्फॉर्म्ड यू, यू मीन्स हो गया यहाँ पे वी आर एज एन ऑडिटर, तो हम लोग एज एन ऑडिटर हैं, यू जहां पर आ रहा है, दैट देयर वाज एन एरर इन क्लोजिंग द परचेज लेजर। ओके, इन्होंने हाइब्रिड टॉयज के साथ बता दिया है कि परचेज लेजर में एरर हो गई है क्लोजिंग के टाइम में। ओके, ओके क्लास, हम लोगों ने स्टार्टिंग में अगर आप लोगों ने ऑडिटिंग में स्टार्टिंग में पढ़ा हो तो ऑडिटिंग में दो चीजें यहाँ पे पढ़ी होंगी, एरर्स एंड फ्रॉड्स। ठीक है, एरर्स जो अनजाने में आपसे कुछ गलती हो जाती है, जैसे आपने एक पेज से दूसरे पेज में जब आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बैलेंसेस, तब कई बार कुछ पॉइंट्स का एरर हो जाता है या कोई अमाउंट आपका से भूल जाते हैं, तो वो एरर्स हो जाते हैं। बट अगर आप कोई जानबूझ के कोई मैनिपुलेटिव चीज कर रहे हैं, जानबूझ के आपने ऐसी कुछ एक्टिविटी करी है, तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो एरर्स और फ्रॉड, तो एरर्स क्या होता है कि आप ढूंढ सकते हो, जो ऑडिटर होते हैं वो एरर्स फाउंड कर लेते हैं बस, बट फ्रॉड के साथ क्या होता है, आप जानबूझ के हाइड कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन। तो एरर्स और फ्रॉड्स दोनों ही ढूंढना ऑडिटर का काम होता है। ओके, तो यहाँ पर जो एएलटी कंपनी है, उन्होंने खुद ही, उनके जो फाइनेंस डायरेक्टर थे उन्होंने खुद ही बता दिया कि भाई ऐसा है, हमारे यहाँ परचेज लेजर में जब हम एंट्री कर रहे थे क्लोजिंग के टाइम में, यानी जब हम इन्वेंट्री जो क्लोज कर रहे थे, तभी हमने देखा है कुछ एरर हो गई है। ओके, एंड इट वाज क्लोज 3 days अर्ली। उन्होंने बोला कि भाई 3 दिन पहले ही वो क्लोज कर दिया, जिसकी वजह से जो इनवॉइस है वो रिसीव हुई 29, 30 एंड 31 को, जो इनवॉइसेज रिसीव हुई वर पोस्टेड ऑन 19, 20। ओके, तो इन्होंने बोला ये जो 3 दिन पहले हमने कर दिया है, इसकी वजह से क्या होगा, हमने पहले ही क्लोज कर दिया अपने अकाउंट्स, तो इसकी वजह से जो 3 दिन है ये अगले लेजर में ऐड हो गए, यानी हम 18, 19 के अकाउंट्स ऑडिटेड कर रहे हैं और जो ये 3 दिन है ये आगे जाके ऐड हो गए हैं, ये इशू हो गया, ये एरर हो गई है जिसको हमें ठीक करना है। ओके, द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ एयरटी कंपनी हैज confirmed that following the discovery of this error, a manual adjustment was made using the journal book. Okay, उन्होंने बोला है कि जैसे ही हमें ये पता चला कि ये गलती हो गई है, वैसे ही हमने उसकी रेसिप्रोकल एंट्रीज जो हमारी जर्नल बुक्स में थी वो पास कर दी है, जिसकी वजह से ही हमें आगे प्रॉब्लम्स ना हो। बट स्टिल लेजर में तो वो आ गया है, जर्नल एंट्री में आपने जर्नल एंट्रीज पास कर दी है, डेबिट हो गया है तो उसको क्रेडिट कर सकते हैं, बट वो आगे तक जो चली गई है जर्नल एंट्रीज, उन्होंने बोला कि अभी ये एरर तो हो गया है। ठीक है, 3 दिन वाला इशू उन्होंने बता दिया। फाइन, सो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन विच वी हैव। तो हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन है केस स्टडी की। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक बेसिक सारी नॉलेज हो गई होगी। अब हम लोग फटाफट से देखते हैं कि व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स। ओके, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारे पास है, which of the following suppliers balances would indicate a high risk in relation to the completeness of the liability recorded at the year end? फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि कंप्लीटनेस से रिगार्डिंग जब हमारा ईयर एंड हो रहा है, तो कौन कौन से सप्लायर के बैलेंसेस है जो हाई रिस्क इंक्लूड कर रहे हैं, जिनमें हमें रिस्क ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो लाइबिलिटी, जब रिस्क ज्यादा हो जाएगा तो किसके ऊपर ज्यादा लाइबिलिटी आ जाएगी, जो हम लोगों ने गलती कर दी है, जिस जोन में एक्टिविटी में जहां पर गलती कर दी है, तो हम लोग को वो ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है, अ सप्लायर with a high balance at the year end and with a low volume of transaction during the year। क्या इनके ऊपर ज्यादा रिस्क होगा? पहला पॉइंट ये कह रहा है एक सप्लायर है जिनके बैलेंसेस बहुत हाई हैं और वॉल्यूम, जो ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम है ना, वो भी बहुत हैवी हैवी वॉल्यूम, यानी जब वो ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो उनके जहां जब हम उनसे सप्लाईज ले रहे होते हैं तो उनका अमाउंट भी बहुत ज्यादा है और उनके बैलेंस भी बहुत ज्यादा बचा है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि जिनसे हमारे हाई वॉल्यूम, सॉरी, फर्स्ट वाले में है लो वॉल्यूम,
कि इन्होंने बोला है जिस जो लो वॉल्यूम वाले ट्रांजैक्शन जिनसे हम कर रहे हैं, अगर उनका बैलेंस बहुत ज्यादा बचता है, क्या उनकी वजह से वो रिस्क की जोन में है, उनकी वजह से हमें रिस्क हो सकता है? तो क्या कहते हैं, अगर जिससे हम लो ट्रांजैक्शन, लो वॉल्यूम के ट्रांजैक्शन, लो अमाउंट के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर उनका ज्यादा अमाउंट बचा है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम उसको चेंज कर सकते हैं, या हम उसको बैलेंसेस को क्या मतलब आगे भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे वॉल्यूम के ट्रांजेक्शन है, बस बैलेंस बहुत ज्यादा बचा है, तो इट मीन्स कि एरर होगा, वो छोटे छोटे एरर्स होंगे, वो हम ठीक कर सकते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट बोल रहा है अ सप्लायर विद अ लो बैलेंस, एक सप्लायर जिसका बैलेंस बहुत ही नीचे आ गया है एट द ईयर एंड एंड विद अ हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, यानी बैलेंस बहुत नीचे चला गया है, बट उनके जो ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम्स होते हैं, जो अमाउंट होते हैं, वो हैवी अमाउंट्स है। ठीक है, तो ये तो रिस्की वाली बात है, क्योंकि बैलेंस काफी नीचे चला गया है। तो आई होप कि ये डाउटफुल हो रहा है। ये कंप्लीटनेस वाली प्रॉब्लम यहाँ पर रिस्की हो सकती है। वैसे हम लोग आगे भी और भी देख लेते हैं ऑप्शन। सी ऑप्शन कह रहा है अब सप्लायर विद अ लो बैलेंस, एक सप्लायर जिसका बैलेंस लो है और उनका वॉल्यूम भी लो है, तो ऑब्वियसली वहां पर रिस्क होगा ही नहीं, क्योंकि छोटे छोटे वॉल्यूम्स में, अमाउंट्स में बात हो रही है, और उनका बैलेंस भी काफी नीचे है, तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इनसे। लास्ट ऑप्शन दिया जा रहा है आप सप्लायर विद अ हाई बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर एंड विद अ हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि बैलेंस भी बहुत ज्यादा है और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उनका एक ही दो ट्रांजेक्शन होंगे जिसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उनके बैलेंस भी ज्यादा है और उनके ज्यादा अमाउंट में हम इनसे ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उनका एक ही अमाउंट बहुत हाई बैलेंस का हो सकता है। तो आई होप कि हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। ओके, आंसर बी इज करेक्ट। बी ऑप्शन हमारे लिए सही हो सकता है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, a supplier with a low balance at the year end but with a high volume of transaction during the year may indicate that not all liabilities have been recorded at the year end. Yes, इसी में रिस्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं बैलेंस बहुत कम बचा है, लो हो गया है बैलेंस, बट उनके जो ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम है, यानी जो अमाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या सप्लाईज हमारे पास आ रही है, वो उनकी हाई वॉल्यूम में होती है, तो इट मीन्स कि अगर लो बैलेंस बचा है, तो इट मीन्स कि कुछ हमसे रिकॉर्डिंग वाली चीजें कुछ छूट गई होंगी। ये हम लोगों ने जैसा डिस्कशन किया था यहाँ पर, ये बी वाला पार्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया था, सप्लायर विद लो बैलेंस एट द ईयर एंड, तो ये वाला करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन, which of the following would correctly explain why the payable payment period has increased from 45 days in 2018-19 to 66 days in 1920? अच्छा, तो वो जानना चाह रहे हैं कि भाई ये पहले जो 18-19 में जो थे वो 45 डेज थे, और बाद में जो इंक्रीज हो गए 66 डेज हो गए, ये कैसे हो गए? ठीक है, तो अब हम लोग इनके रीजंस देखते हैं, कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट है, ALT company received a prompt payment discount from one of its suppliers for the first time 2018 and 19। क्या ऐसा कुछ हुआ है? हमें ऐसा कुछ तो नजर नहीं आ रहा है कि ALT कंपनी कोई प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट उन्होंने रिसीव किया हो और किसी सप्लायर से पहली बार उन्होंने काम किया हो, तो 18-19 में। ये एक रीजन, मतलब ये प्रोस्पेक्टेड रीजंस हो सकते हैं, इनमें से हमें सेलेक्ट करना है which which is more closer to our question. Second है, LT company obtained a trade discount from one of its biggest suppliers, which has reduced the amount owed to the suppliers by 10% of the year. ओके, उन्होंने बोला है ऐसा तो नहीं कि आपको डिस्काउंट मिल गया हो जिसकी वजह से अमाउंट आपने रिड्यूस कर दिया हो, ऐसा कुछ हो गया हो। ओके, थर्ड है, क्योंकि होता क्या है ना, जब हम कैश में हमें डिस्काउंट्स मिलते हैं, जब हम कैश पेमेंट कर देते हैं, अर्ली पेमेंट्स कर देते हैं, कैश में पेमेंट कर देते हैं, तब हमें अलग अलग टाइम पे डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो वो ये कह रहे हैं ऐसा तो नहीं कोई स्पेशल डिस्काउंट्स हुए हैं जिसकी वजह से आपने प्री या पेमेंट्स कर दिए। थर्ड पॉइंट कह रहा है ALT कंपनी परचेज्ड एन अनयूजुअली हाई लेवल ऑफ गुड्स इन मार्च 2019। ओके, ये बोल रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने हाई लेवल के गुड्स टॉयज परचेज कर लिए हैं मार्च 2019 में to satisfy a large order and had not paid for those goods by the year end।
और उन्होंने उस हाई लेवल गुड्स का पेमेंट नहीं किया एट द ईयर एंड। क्या ऐसा कुछ हुआ है? इसके चांसेस लग रहे हैं। डी पॉइंट पे आते हैं, ऑल्ट कंपनी टुक एडवांटेज ऑफ एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स offered by a new suppliers in respect of a large order which it had fully settled by the year end. वेल क्रेडिट वाली बात हम लोग ऑलरेडी, जो हम लोगों ने भी केस स्टडी पढ़ी थी ये, तो उसमें भी था ना कि उनको एक क्रेडिट अमाउंट, अभी दिखा दें यहाँ पे था ना, एएलटी कंपनी डिजिटल टॉयज के लिए उन्होंने कुछ स्पेशल क्रेडिट एग्रीमेंट साइन किया, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि उनको क्या है, टॉयज अंडर विच इज रिसीव्ड, उन्होंने बोला है कि इनवॉइस बाद में जनरेट होती है बट जो गुड्स है वो उनको 14 डेज प्री और मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये 14 डेज का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये क्रेडिट वाली बात हमें पहले से पता है, तो हम जल्दी से जाएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन अगर हमें थोड़ा लग रहा था ना, हमें स्ट्राइक कर रहा था कि हाई लेवल ऑफ गुड्स उन्होंने परचेज कर दिया और जिसका लार्ज अमाउंट है और पेमेंट नहीं किया है, बट जो इनका फोर्थ वाला पॉइंट है ना, ऑल्ट कंपनी कुड एडवांटेज ऑफ एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स ऑफर्ड बाय अ न्यू सप्लाई, तो हमारे डिजिटल टॉयज के लिए हमने जो कंपनी है उससे एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि हमें 14 डेज प्री और जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिसीव हो जाए, इनवॉइस हम बाद में जनरेट करेंगे, तो ये 14 डेज का डिफरेंस आ रहा है। तो आई होप कि हमारा डी वाला आंसर, ओ हमारा सी वाला आंसर ही सही है, डी वाला नहीं है। ओके, सी क्या कह रहा है, अ परचेज ऑफ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स क्लोज टू द ईयर एंड वुड इंक्रीज द पेबल पेमेंट पीरियड्स। ओके, द प्रॉम्प्ट पेमेंट एंड ट्रेड डिस्काउंट्स वुड बोथ डिक्रीज द पेबल पेमेंट पीरियड and the extended credit terms in this instance would have no impact as there is no closing balance with their new supplies. Okay, इनका यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो हाई वॉल्यूम के गुड्स परचेज कर रहे हैं एट द ईयर एंड, वो हमारे पेबल पीरियड के टर्म्स को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी जब हम हाई वॉल्यूम के गुड्स परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो हमारा पेबल टर्म्स है उसका पेमेंट का पीरियड भी बढ़ जाएगा, बिकॉज उसकी क्वालिटी और बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, चेक करनी पड़ेंगी। और ये यहाँ पे और उन्होंने इंफॉर्मेशन ऐड करी है, द प्रॉम्प्ट पेमेंट एंड ट्रेड डिस्काउंट्स, ये दोनों ही क्या करते हैं, हमारे पेबल पीरियड को डिक्रीज कर देते हैं ऑब्वियसली। तो ये इसका मतलब हमारे जो ऊपर के फर्स्ट और सेकंड वाला था ना, वो नहीं हो सकते किसी भी केस में, क्योंकि उसमें ट्रेड डिस्काउंट्स और डिस्काउंट्स की बात करी, अदर डिस्काउंट्स की बात करी। ओके, तो हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन का हमारा सी आंसर है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, पूछा जा रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकंसिस्टेंसी द बैलेंस विद डिजिटल टॉयज। ओके, यहाँ पे जो इनकंसिस्टेंसी है डिजिटल टॉयज के बारे में, उसका सबसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, ये पूछ रहे हैं। करेक्ट एक्शन क्या हो सकता है, तो फर्स्ट है, the auditor should take no further action as this is a timing difference which was resolved upon receipt and posting of the invoice. Okay, ये कह रहे हैं कि भाई ऑलरेडी आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारा प्रोसीजर चल रहा है, तो एट द टाइम जब उसका टाइम आएगा तो वो प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा और आपको अलग से कोई और करेक्टिव एक्शंस लेने की जरूरत नहीं है इन डिजिटल टॉयज, जिसमें हम लोग एक एग्रीमेंट किया हुआ था। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, द ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट दैट द परचेज लेजर बैलेंस अमेंडेड एट द रिपोर्टिंग डेट टू रिफ्लेक्ट द रीसेंट इनवॉइस। ये किया जा सकता है, द ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो परचेज लेजर में जो बैलेंसेस हैं उनको अमेंडमेंट के लिए एट द रिपोर्टिंग डेट, जो हमारा रिपोर्टिंग डेट है उसके अकॉर्डिंग उनके बैलेंसेस को करेक्शन के लिए बोला जा सकता है। बट उन्होंने पहले ही बताया था कि हम जो जर्नल एंट्रीज है उनमें करेक्शन कर चुके हैं, बट लेजर में नहीं हुई। ओके, ये इन्फॉर्मेशन उन्हें हमें ऑलरेडी दी हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, द ऑडिटर शुड कॉन्टेक्ट द सप्लायर एंड रिक्वेस्ट द सप्लायर स्टेटमेंट एट द करंट डेट। ओके, वो सप्लायर से और फर्दर स्टेटमेंट्स मांग सकते हैं ऑडिटर कि भाई आप ऐसा करिए, क्योंकि आपने पहले प्रोडक्ट भेजा है तो आप हमें उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेरिफिकेशन करने के लिए आपको हमें फर्दर स्टेटमेंट्स उस करंट डेट के आप हमें प्रोवाइड करा दीजिए। ओके, नेक्स्ट है, the auditor should request that an accrual is created
इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स रिसीव बट नॉट येट इनवॉइस्ड। ये आई थिंक कि करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी वाला, कि ऑडिटर उनसे बोले कि आप एक्रूवल एक क्रिएट कर दीजिए, एक्रूवल रिसिप्ट एक क्रिएट कर दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि आपकी इनवॉइस नहीं क्रिएट हुई है बट आपके गुड्स रिसीव हो गए हैं, तो एक्रूड हो गए हैं, बट आपको इनकम जो सॉरी इनकम जो पेमेंट्स हैं वो बिल्स हैं वो रिसीव नहीं है, इनवॉइसेस नहीं बने तो बिल्स भी रिसीव नहीं। ओके, तो ये वाला ऑप्शन आई होप कि सही होगा, थर्ड का डी। ओके, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है बिकॉज इन्होंने बोला है द डिफरेंस ऑफ 75,809 विद डिजिटल टॉयज रिलेटेड टू गुड्स which are received by ALT company prior to the year end but were not recorded in the accounting records until after the year end date। जैसा हम लोगों को ऑलरेडी पता था कि भाई डिजिटल टॉयज के साथ ऐसा था उनका एग्रीमेंट कि वो 14 डेज का डिफरेंस लेकर चलते थे, तो उन्होंने बोला है कि आप हमें अप्रूवल वाला अगर एक नोट जिसको हम लोग डेबिट नोट बोलते हैं अगर आप वो हमें जनरेट कर देंगे जिसमें ये मेंशन होगा कि गुड्स रिसीव्ड हो गए हैं बट इनवॉइस क्रिएट नहीं करी गई है, तो इनवॉइस नहीं क्रिएट करी गई तो इसका मतलब है कि पेमेंट्स नहीं जनरेट करी गई है, तो उस अमाउंट से उतना अमाउंट हम वेरीफाई कर सकेंगे कि इतने अमाउंट की इनवॉइस क्रिएटेड नहीं है, बट हमारी एसेट्स इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि हमें गुड्स रिसीव हो गए, इसलिए हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई है। ओके, और ये क्योंकि हमें इनवॉइस जनरेट करनी थी, बिल पे करना था, तो हमारी लाइबिलिटी उतनी बची हुई है, अभी हमारी ये एक तरीके से जनरेट हो गई पर हमने लाइबिलिटी वो पे नहीं करी है। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा उस डेबिट नोट से, तो उन्होंने बोला है इसको करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर द डिफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनालॉग टॉयज। ओके, एनालॉग टॉयज के साथ में उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी हमें, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एनालॉग टॉयज का भी हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए हैं। आई होप कि अगर आपको याद हो तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। हाँ, ये हमें इंफॉर्मेशन दी थी एनालॉग टॉयज के साथ द डिफरेंस ऑन दिस बैलेंस हैज स्टिल टू बी इन्वेस्टिगेटेड। ओके, तो इन्होंने हमें बोला था कि एनालॉग टॉयज की अभी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं करी है तो हमारे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो हमें खुद से ढूंढना है कि भाई एनालॉग टॉयज के साथ इतना डिफरेंस क्या हो गया। अब हम फटाक से डिफरेंस चेक कर लेते हैं। ये एनालॉग टॉयज का डिफरेंस इन्होंने दिया हुआ है हमें, ठीक है, इनका इन्होंने बोला है कि 99 है और यहाँ पर 89 है, तो ये डिफरेंस आ रहा है, तो ये आप कैसे चेकआउट करोगे। ओके, तो हम लोग अब चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एनालॉग टॉयज के साथ ऐसा हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज रिप्रेजेंटिंग दैट जो हमने इनवॉइस है वो हमारी दो बार बन गई है, उन्होंने बोला है जो इनवॉइस है वो दो बार पेड कर दी गई है, इस वजह से ये डिफरेंशिएशन आ रहा है। और उन्होंने अमाउंट दिया हुआ है 189,573 का अमाउंट है। सेकंड, ये रीजन बता रहे हैं द इनवॉइस फॉर दिस अमाउंट हैज बीन पोस्टेड एज अ डेबिट नोट। ओके, पोस्टेड एज अ डेबिट नोट नहीं हो सकते, अगर डेबिट नोट होगा तो ये तो डबल ऑलरेडी अमाउंट है। ठीक है, थर्ड बोला जा रहा है एन इनवॉइस फॉर दिस अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड एंड प्रोसेस्ड प्रियोर टू रिसीव्ड ऑफ द गुड्स। ओके, ये एग्रीमेंट हमारा सिर्फ डिजिटल टॉयज के साथ था, एनालॉग टॉयज के साथ ऐसा कोई हमारा एग्रीमेंट नहीं था जिसमें ये मेंशन हो कि हमें पहले गुड्स रिसीव करने और बाद में रिसिप्ट्स आएंगी, ऐसा कुछ हमारे नहीं था। तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा लग रहा है, हम लोग आंसर चेक करते हैं फिर। आंसर ए है, ए का क्या है। ओके, वन ओनली, तो हम लोगों का वही है कि दो बार पेड कर दी गई है इनवॉइस। ठीक है, द डिफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनालॉग टॉयज may have arisen if the invoice has been paid twice in error as an additional rupees this will have been debited to the supplier's account। ओके, तो उन्होंने बोला ये बाई एरर हो गया है क्योंकि दो बार हो गया है जिसकी वजह से ऐसा इशू हो सकता है, बाद में डेबिट नोट क्रिएट नहीं करी गई, इनवॉइस फ्री और क्रिएट नहीं करी गई है, तो हमारा आंसर फर्स्ट वाला ही रहेगा कि एरर हो गया है कि हमने दो बार इनवॉइस अराइज कर जनरेट कर दी है जिसकी वजह से ये डिफरेंशिएशन दिख रहा है। ओके, तो हमारा एनालॉग टॉयज के साथ जो भी हमारी प्रॉब्लम थी वो
हमें क्लियरली डिफाइन हो गए। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग which of the following would not provide sufficient and appropriate audit evidence over the completeness of the purchase ledger balance in respect of hybrid toys? Okay, अब ये थर्ड वाली प्रॉब्लम बता रहे हैं हाइब्रिड टॉयज के साथ की बता रहे हैं। इन्होंने बोला कि जो हमें सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस की बात करी जा रही है फॉर दी कंप्लीटनेस, जो हमारी लेजर बैलेंसेस है वो कंप्लीट हो सके इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइब्रिड टॉयज। ओके, हाइब्रिड टॉयज का अगर आप याद हो तो उन्होंने क्या किया था, उसको प्रियोर आई होप की बंद कर दिया था। हम लोग जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं हाइब्रिड टॉयज के साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी। हम्म, हाँ, हाइब्रिड टॉयज के साथ इन्होंने ये कर दिया था कि 3 days प्रियोर इन्होंने अपना क्लोज कर दिया था अमाउंट, बट इन्होंने जर्नल एंट्रीज पास कर दी थी एडजस्टमेंट के लिए। तो 29, 30 और 31 मार्च इनका रह गया था, वो आगे के चीजों में ऐड हो गया था। ओके, हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की साइड। ठीक, तो अब इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। ऑब्टेन द जर्नल बुक एंड कंफर्म दैट ऑल इनवॉइसेस रिकॉर्डेड एज रिसीव्ड फ्रॉम हाइब्रिड टॉयज डेटेड 29 to 31 March have been manually adjusted for। ये कर सकते हैं ऑडिट एविडेंसेस के लिए हम जर्नल एंट्रीज, क्योंकि हमने अपनी करेक्ट कर ली थी तो हम अपनी जर्नल एंट्रीज मंगा सकते हैं 29, 30 एंड 31 तक की, जो हमने मैनुअली एडजस्टमेंट्स किए थे। ठीक है, बी पॉइंट है रिव्यू द एक्रूवल लिस्टिंग टू इंश्योर गुड्स रिसीव्ड from hybrid toys post year end for which an invoice has been received have been recorded in the correct period। okay, यहाँ पर बोल रहे हैं जो एक्रूवल लिस्टिंग हुई है इंश्योर करा जा सकता है उससे कि हाइब्रिड टॉयज जो हम लोगों ने परचेज किए हैं उनके इनवॉइसेस से हम उसको चेक कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आई थिंक कि ये वाला आंसर भी कनेक्टेड होना चाहिए। इससे ज्यादा हो सकते हैं ऑप्शन। थर्ड पॉइंट बोल रहा है फॉर पोस्ट ईयर एंड कैश बुक पेमेंट्स टू हाइब्रिड टॉयज कंफर्म डेट ऑफ मैचिंग इनवॉइस एंड इफ प्री ईयर एंड एग्री टू लायबिलिटी। ये वाला हमें करेक्ट नहीं लग रहा है बिकॉज ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा पोस्ट ईयर एंड यानी कि 18-19 है और ये 19-20 की बात कर रहे हैं, ये तब की पेमेंट बुक पेमेंट की बात कर रहे हैं, वो कंफर्म कर सकता है हमारे इनवॉइस को मैच कराने के लिए। ओके, लास्ट पॉइंट कह रहा है रिव्यू अ सैंपल ऑफ इनवॉइसेस रिसीव फ्रॉम हाइब्रिड टॉयज रिकॉर्डेड पोस्ट ईयर एंड एंड मैच टू, जो उनका एक जीएसटी नंबर होता है उससे हम मैच करा सकते हैं टू डिटरमाइन if they should have been recorded at the end year end। okay, तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम वो नंबर मंगवा लें उस नंबर से हम जो उन्होंने मैच करा सकते हैं कि इन्होंने कौन सी चीज थी, वो 29 की थी, उन्होंने तब खरीदी थी और उन्होंने उसके पोस्ट डेटेड कर दिया है। आई थिंक इसमें एक से ज्यादा आंसर्स करेक्ट हैं, हम लोग आंसर्स की तरफ जाते हैं। ओके, इसमें हमारा बी वाला ही सही है। बी वाला पॉइंट हमारा है रिव्यू द एक्रूवल लिस्टिंग। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम एक्रूवल लिस्टिंग रिसीव करेंगे तो ensure goods received on a hybrid toys post year end for which an invoice has been received। तो अक्रूवल लिस्टिंग से ये कह रहे हैं कि पता चल जाएगा बिकॉज उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें अमाउंट कब रिसीव हुआ है और हमें कब गुड्स रिसीव हो गए हैं और हमने कब उसका क्लोजिंग कर दी है। So, by reviewing the accrual listing would not help the auditor confirm the purchase ledger balance with uh, both company as accruals are recorded separately for the purchase ledger balance। एक मिनट। ओके, क्लास ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट। ओके, तो वही हमारा ऑप्शन सही था कि एक से ज्यादा सही है। सी बी वाले को छोड़ के बाकी सब हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, जिससे हमें अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिससे हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं रिसीव हो पाएगी। ठीक है, तो जीआरएन नंबर जो जीएसटी वाला नंबर है उससे, पोस्ट डेटेड जो अमाउंट्स हैं उससे, और हम एडजस्टेड जो 3 डेट्स का है जो हम लोगों ने मैनुअली सही किया था अपनी जर्नल एंट्रीज, उससे हमें हेल्प मिल सकती है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं हमारी केस स्टडी के। ठीक है, ओके।
थैंक यू क्लास। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो हम वो ले सकते हैं। एंड सबने अपनी अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है क्लास। साक्षी, जया, सृष्टि, अभय, उत्कर्ष, वंशिका, स्नेहा, अंशिका, तुलिका, अंशिका तिवारी 1, तान्या, प्रीति, प्रखर, प्रिया, दीपाली, रितु, शिफाली। ओके Kamran, just mention your attendance in the chat box, beta. Atik, okay. Harshita, Ayushi, okay. Just mention your attendance in the chat box. Okay, Vivek, okay, Kamran, okay, Sadhna. Class, I am waiting. Is there anyone else? Please do mention your attendance with your sections. Everybody has given the attendance, class? Yes, ma'am. Okay. Meghna, Meghna, Mohammed Moiz Waheed, Moiz. हाँ, okay, बेटा. Meghna, Priya, Saloni, Sweetie, Utkarsh, mention the attendance. Yuvraj, Yuvraj, mention your attendance. Yuvraj, Sweetie, I'm Saloni. already done. Okay, okay, okay. I'm okay. Okay. Still, some people are not giving the attendance. Please mention attendance. Okay, Meghna. Okay, Moise. Sweetie. Sweetie Saxena, mention the attendance, please. क्लास CR कौन है? मैम हमें डैश गुप्ता। ओके ओके उत्कर्ष, डू वन थिंग बेटा। जिन लोगों ने अपनी अटेंडेंस मेंशन नहीं करी बट वो स्टिल क्लास में है, आप उनकी अटेंडेंस मेंशन कर दो, ओनली यू। ओके मैम। ठीक है, बिकॉज आई एम कॉलिंग देम बट दे आर नॉट रिप्लाइंग। Students, please mention your attendance. I am going to end the recording. Okay. I think Sweetie Saxena is also didn't mention the attendance, and Saloni. Okay, Saloni mentioned over Sneha Tiwari. Okay.
रक्षा, मेंशन द अटेंडेंस। ये मैम कर दिया कनेक्टेड। ओके बेटा, ओके बेटा। यस, हाँ आपने कर दिया। रक्षा, सलोनी, स्नेहा, शिपाली। ओके, ओके देन, थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम।